हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्न बैंक 2022 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर हम इसका प्रश्नांक 18 और प्रश्नांक 19 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्नांक 1 से लेकर प्रश्नांक 17 तक के सभी प्रश्न हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 18 है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो क्वेश्चन में पहले से बताया गया है कि यहाँ पर इन दोनों समीकरणों का क्या है, एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर हमें p का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको दो समीकरण दिए गए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होती है। तो यहाँ पर जो अद्वितीय हल होने के लिए शर्त होती है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो सबसे पहले जो भी आपको समीकरण दिए गए हैं इनको हम समीकरण 1, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। फिर इसके बाद हम इन दो समीकरणों की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो इस प्रकार से आपका a1, a2, b1, b2 के मान ज्ञात हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम इन सभी के मान यहाँ पर इस शर्त में रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा हल। यहाँ पर आपको दो समीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया, इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। अब इसके बाद हम इन दो समीकरणों की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो पहले समीकरण की तुलना हम पहले व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। समीकरण 2 की तुलना यहाँ पर हम दूसरे व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो इस प्रकार से a1, a2, b1, b2 के मान आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम इनकी तुलना करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की तुलना x से होगी तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर a1 का मान कितना होगा, 4 होगा। इसके बाद y की तुलना यहाँ पर y से करेंगे तो यहाँ पर b1 का मान कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b1 बराबर p। चूँकि यहाँ पर हमें c1 और c2 की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम इस समीकरण की तुलना यहाँ पर इस व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो x की तुलना x से होगी तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर a2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद y की तुलना y से होगी तो b2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके a1, a2, b1, b2 के मान हो जाएंगे। अब इसके बाद जो अद्वितीय हल होने के लिए जो शर्त होती है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा अद्वितीय हल होने के लिए शर्त, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। इसके बाद हम इन सभी के मान रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो a1 की जगह a1 का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पर हमने 4 लिखा। इसके बाद a2 की जगह a2 का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। इसके बाद बराबर नहीं है, b1 की जगह b1 का मान कितना है, p है। तो यहाँ पर हमने p लिखा। b2 की जगह b2 का मान कितना है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम त्रियक गुणा करें, अर्थात त्रियक गुणा इस प्रकार से होता है, 4 का गुणा होगा 2 से और p का गुणा होगा 2 से। तो यहाँ पर यदि हम 2 का गुणा p से करें तो यहाँ पर 2p आ जाएंगे, बराबर नहीं आ जाएगा। इसके बाद 4 का गुणा 2 से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हमें p का मान निकालना है तो जो गुणा की संख्या होती है वह बटे में आ जाती है। तो p बराबर नहीं, यहाँ पर 8 के बटे संख्या 2 आ जाएगी। इसके बाद यदि हम 2 से इसको कैंसिल कर दें तो p बराबर नहीं है 4।
तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि p का मान केवल संख्या 4 को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं के लिए इन दो समीकरणों का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो p का मान केवल 4 नहीं हो सकता है और अन्य सभी संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा अतः p का मान केवल संख्या 4 को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर p का मान केवल 4 नहीं हो सकता है और अन्य सभी संख्याएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है, के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इस प्रकार से आपको दो समीकरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों को व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो व्यापक वर्ग समीकरण का जो व्यापक रूप होता है इस प्रकार से होता है कि बराबर में यहाँ पर भी 0 होता है और यहाँ पर भी 0 होता है। लेकिन जो आपको समीकरण दिए गए हैं क्वेश्चन में, इनके बराबर में 0 नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में समीकरण दिए गए हैं इस प्रकार से आपको उस समीकरणों को लिख लेना है। फिर इसके बाद हम इन दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरणों को व्यवस्थित करने पर। तो यहाँ पर हम इन समीकरणों को व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम समीकरण 1 की बात करें तो यहाँ पर 3x + y को हम जाकेता लिखेंगे और जो बराबर में 1 है, यदि हम इसका पक्षांतर इस तरफ कर दें तो प्लस का 1 यहाँ पर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसको यदि हम समीकरण नंबर 1 बना दें, इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y, इनको हमने जांकिता लिखा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम 2k + 1 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो जो प्लस का 2k है इस तरफ आएगा तो माइनस का 2k होगा। और प्लस 1 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि हम इसको समीकरण नंबर 2 बना दें, अब इसके बाद हम इन दो समीकरणों की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे और यहाँ से हम a1, b1, c1, a2, b2 और c2 के मान ज्ञात करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पर निम्न समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, तब हमें k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कोई भी हल ना होने के लिए जो शर्त होती है, इस शर्त को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो यहाँ से हम इन समीकरणों की तुलना करेंगे और a1, b1, c1, a2, b2 और c2 के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले समीकरण की तुलना पहले व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर x की तुलना x से होगी तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम y की तुलना y से करेंगे तो b1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाता है तो b1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद c1 क्या होता है, अचर पद होता है तो यहाँ पर इसका जो मान होगा -1 होगा। आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह सहित लेना है। तो यहाँ पर c1 का मान कितना होगा, -1 होगा। इसके बाद हम दूसरे व्यापक वर्ग समीकरण की तुलना दूसरे समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर x की तुलना x से करेंगे तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 2k - 1। तो यहाँ पर a2 का मान कितना होगा, 2k - 1। इसके बाद y की तुलना हम y से करेंगे तो b2 का मान कितना होगा, k - 1 होगा। तो यहाँ पर b2 बराबर k - 1। इसी प्रकार से c2 क्या होता है, अचर पद होता है तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, -2k और -1। आपको चिन्ह सहित लेना है। तो यहाँ पर c2 का मान कितना हो जाएगा, -2k - 1।
अब इसके बाद जो कोई भी हल नहीं होने के लिए जो शर्त होती है, यहाँ पर हम उस शर्त को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा, इसलिए कोई भी हल ना होने के लिए शर्त क्या होती है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो अब इसमें हम इन सभी के मान रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a1 की जगह a1 का मान कितना है, 3 है। इसके बाद a2 की जगह a2 का मान कितना है, 2k-1 है। तो यहाँ पर हमने 2k-1 लिखा, बराबर का चिन्ह जागेता b1 की जगह b1 का मान 1 है, यहाँ पर b2 की जगह b2 का मान कितना है, k-1 है। इसके बाद बराबर नहीं है, c1 की जगह c1 का मान यहाँ पर कितना है, -1 है। इसके बाद c2 की जगह हम c2 का मान रखेंगे, तो c2 का मान कितना है, -2k-1 है। इसके बाद यहाँ पर जो बराबर नहीं है, इस स्टेप को आपको इग्नोर कर देना है, अर्थात इसको आपको छोड़ देना है और इन दो को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 3/2k-1 बराबर 1/k-1, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपका k का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम त्रियक गुणा करें, तो त्रियक गुणा कैसे करते हैं, 3 का गुणा k से भी होगा और 3 का गुणा -1 से होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 का गुणा 2k से होगा और 1 का गुणा -1 से होगा। तो सबसे पहले यदि हम 3 का गुणा k से करें तो यहाँ पर 3k आ जाएंगे, 3 का गुणा -1 से होगा तो यहाँ पर -3 आ जाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 1 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो वही की वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर 2k-1 जाकिता लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम k वाले पदों को अलग लिखेंगे और अंक को हम अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर 3k को हमने जाकिता लिखा। यदि हम 2k का पक्षांतर इस तरफ करते हैं तो जो प्लस का 2k है इस तरफ आएगा तो माइनस का 2k हो जाएगा, बराबर का चिन्ह जाकिता। यहाँ पर -1 को भी हमने जाकिता लिखा, जो -3 है, यदि हम इसका पक्षांतर इस तरफ कर दें तो +3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यदि हम 3k में से 2k को माइनस कर दें तो यहाँ पर 1k बचेगा, तो अर्थात k बचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं +3 है, -1 है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो यहाँ पर k का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी सकते हैं, अतः k का मान 2 के लिए निम्न समीकरण युग्मों का कोई भी हल नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।